नमस्कार दोस्तों, मैं विकास साक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम संधि पढ़ रहे हैं संस्कृत में। तो स्वर संधि के बारे में हम पढ़ चुके थे, दो संधियों के बारे में पढ़ चुके थे स्वर संधि के बारे में। जिसमें से एक थी हमारी वृद्धि संधि और एक थी हमारी गुण संधि। आज बाकी की बची हुई तीन स्वर संधियां जो होती हैं वो हम समाप्त कर देंगे। गुण संधि आपकी वृद्धि संधि, फिर आती है दीर्घ संधि, फिर उसके बाद है आपका यड़ संधि और उसके बाद है आपकी अयादि संधि। ये इतनी संधियां होती हैं आपकी स्वर संधियां। ठीक है। इनके साथ स्वर संधियां आज समाप्त हो जाएंगी और अगले वीक में जब मैं वीडियो डालूंगा तो व्यंजन संधि हम वहां पर शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि बहुत ही इजी है, जैसे दीर्घ इसका नाम है ना, वैसे ही यहां पर इसका काम है। ठीक है। दो चीजें आप याद रखिएगा, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, जैसे छोटा अ है, ये ह्रस्व हो गया। दीर्घ क्या होता है, जैसे बड़ा आ है। उसी तरीके से अगर हम छोटी ई लिखें तो ये ह्रस्व ई है, और अगर हम बड़ी ई लिखें तो ये दीर्घ ई है। ठीक है। तो यही ह्रस्व और दीर्घ का काम है। ह्रस्व और दीर्घ न्यू कहते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं दीर्घ संधि को तो हम यही कहते हैं कि जब किसी ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व अ के बाद या ह्रस्व ई के बाद या जो है ह्रस्व उ के बाद कोई बड़ा दीर्घ अ ई या उ आए, तो वो बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े आ में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, ये आ दो बार लिखिए और ऐसे करके सर्किल पूरा घुमा दीजिए। अ अगर आ से मिलता है तो आ बनेगा। आ अगर आ से मिलता है तो भी आ ही बनेगा। आ अगर छोटे अ से मिलता है तो भी आ ही बनेगा। अ अगर छोटे अ से मिलता है, यानी दो ह्रस्व स्वर भी मिलते हैं, तो भी वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। यही आपकी दीर्घ संधि है। यही ई ई के साथ कीजिए और यही उ ऊ के साथ कीजिए। ई जब बड़ी ई से मिलेगा, या बड़ी ई जब बड़ी ई से मिले, बड़ी ई जब छोटी ई से मिले, या छोटी ई ही खुद छोटी ई से मिले, तो भी बड़ी ई ही बनेगी। यही हमारा दीर्घ संधि का नियम है ई को लेकर के। अब हम अंत में आते हैं ऊपर। तो ऊ छोटा ऊ जब बड़े ऊ से मिले, बड़ा ऊ बड़े ऊ से मिले, बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिले, या छोटा ऊ छोटे ऊ से मिले, तो इन सब कंडीशंस में मिल करके ये क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। यही सिंपल से नियम है। यही आ आ, इ, ई, उ में खेलिए आप, और यही डायग्राम आप याद रखिए, अपने आप आपको दीर्घ संधि याद रहेगी। दीर्घ का मतलब ही आप जान गए, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। छोटा वाला छोटे वाले से मिला तो भी बड़ा हो गया, बड़ा वाला बड़े वाले से मिला तब तो बड़ा रहा ही, बड़ा वाला छोटे से मिला तो उसको ही बड़ा कर दिया। यानी छोटा छोटे से मिले तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़े से मिले तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटे से मिले तो जो है बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़े से मिले तो भी बड़ा हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। सिंपल सी चीज है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहले मैं आपको बता दूं कि दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। ये मैंने लिए हैं, एक ऑनलाइन वेबसाइट है theenotes.com, मैं रेफर कर दे रहा हूँ आपको। मुझे अच्छा लगा वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स पढ़े हुए थे, तो मैंने वहीं से उठा लिए। और मैं इसलिए रेफर कर दे रहा हूँ सो दैट कोई इस तरह का क्लेम ना हो। और डेफिनेटली जहाँ से मैंने इनको उठाया है उन्हें भी क्रेडिट हमें निश्चित रूप से देना चाहिए कि हाँ, वहाँ से मैंने द ई नोट से मैंने उसको इनको उठाया है। ऐसा कोई और रीज़न नहीं है। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दी वेबसाइट। मैं केवल वेबसाइट्स पे जा करके देख रहा था, और वहाँ पर मुझे ये एग्जाम्पल्स मिले जो मुझे ऐसे लगे जो कि मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ, और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपका शब्द है मतानुसार। ठीक है। अगर आप इसको देखें तो मत प्लस अनुसार, मत धन अनुसार, अ और आ, ये दोनों मिले तो आ बन गया। ठीक है। धर्म धन आत्मा, यहाँ पे छोटा अ मिला और ये आ कैपिटल आ मिला, बड़ा आ मिला, तो ये बड़ा आ बन गया। वैसे ही परीक्षार्थी में यही चीज हुई, वैसे ही महात्मा में हुआ, वैसे ही ई की मात्रा और ऊ की मात्रा वाले एग्जाम्पल भी नीचे हैं। आप चाहें तो वीडियो रोकें और रोक करके एक बार इन एग्जाम्पल्स को देख जरूर लें। ठीक है। इनको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और संधि का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो है ही कि आप एग्जाम में ये बता पाएं कि बीच में अगर आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, पहचानना बड़ा सिंपल है। बड़ा आ रहा है,
जहां पर कोई शब्द आप पढ़ें, जैसे मतानुसार पढ़ रहे हैं, धर्मात्मा पढ़ रहे हैं, परीक्षार्थी पढ़ रहे हैं, तो बीच में कहीं पर भी बड़ा आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा इस टाइप की आ रही है, इस तरह की फीलिंग आ रही है, फीलिंग क्या वो दिख रही है, तो अगर इस तरह की चीज आ रही है तो आप क्या कहेंगे, वहां पर सीधे सीधे बोलेंगे कि यार ये दीर्घ संधि है। तो ये तो रही एग्जाम की बात, कि एग्जाम में अगर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी कैसी संधि है, तो दीर्घ संधि आप ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है। इसका रिवर्स सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि आपको संधि विच्छेद तो पता है कि कौन सी संधि है, लेकिन आप किस तरीके से शब्द बनाएंगे, ये इसका सिग्निफिकेंस है। जब भी आप लिखें, तो अगर आप संस्कृत लिख रहे हैं और आपको दो शब्द ऐसे मिल रहे हैं जिनको आपको मिलाने का मन कर रहा है, तो आप सिर्फ ये देख रही है कि अगर आपका मन कर रहा है दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाने का, तो दो शब्द जिन अक्षरों पे आकर के मिल रहे हैं, जिन वर्णों पे आकर के मिल रहे हैं, क्या वो वर्णों के मिलने से कोई वैलिड संधि, यानी कोई ऐसी संधि जो मैंने पढ़ी है वो संधि का नियम लागू हो रहा है, या फिर मैं ऐसे ही मिलाने जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे ही मिलाने जा रहा हूं तो बेटर है कि मैं उसे छोड़ दूं। लेकिन अगर मैं उसे मिलाने जा रहा हूं और मेरे दिमाग में आता है, मुझे याद आता है, मुझे पता चलता है कि जिस नियम के तहत मैं इसे मिलाने जा रहा हूं वो नियम वास्तव में किसी संधि का नियम है, तब तो मैं उन दोनों को मिला करके एक नया शब्द बनाऊं। नहीं तो संस्कृत लिखते समय मुझे ये गलती, मुझे ये जो कारनामा है ये नहीं करना चाहिए। तो संधि पढ़ने का उद्देश्य इसलिए ही है भाई, व्याकरण है ये संस्कृत का। व्याकरण का उद्देश्य ही ये होता है कि आप किसी लैंग्वेज को सही से बोलना, सही से लिखना और सही से उसका उच्चारण करना, ठीक है, सही से कहना, उस अपनी बातों को उस लैंग्वेज में ये सीख जाएं, इसीलिए व्याकरण पढ़ा जाता है। ठीक है। तो दीर्घ संधि आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, यड़ संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आप दो ग्रुप याद रखिए, ये पूरा पहली लाइन है, अ आ इ ई उ री। ठीक है। ये पहली लाइन जो याद रखनी है आपको, उसमें अ और आ अलग कर देना है, इ ई उ री ये अलग कर देने हैं। ठीक है। अब आप एक काम करिए, अ को ई से मिलाइए। ठीक है। अ को बड़ी ई से मिलाइए। ठीक है। या फिर यहां पे एक्चुअली उल्टा करना है। ठीक है। ये ई को उल्टा मिलाना है, यहां से यहां चलना है, यानी अ को ई से नहीं, ई को अ से, बड़ी ई को अ से, ऊ को अ से, बड़े ऊ को आ से, उसी तरीके से ई को बड़े आ से, बड़ी ई को बड़े आ से, ऐसे मिलाना है। ठीक है। तो अब इसका नियम देखिए, ई और अ, अब जरा इसको मिला करके देखिए, ई अ, तो ये दोबारा लिखता हूं मैं, ई अ, ये सुनने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ य सा बोल रहा है, ई अ। ठीक है। ई प्लस अ य बन गया। अगर हम ई प्लस आ कर दें तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, क्योंकि बड़े आ की मात्रा है। बड़ी ई है और छोटा अ है तो भी य ही रहेगा, लेकिन बड़ी ई और बड़ा आ आया तो या बन गया, इया, ईय। मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं दोनों को मिला करके, उसी से आपको य बन करके दिखाई दे रहा है। और पहली ही ई और अ मिलाने पर ये य बन रहा है, तो उसी से याद रखिए कि ऐसी संधि जिसमें ये नियम लागू हो रहा है, ये जो दूसरा ग्रुप है हमारा, ये हमारा 21 वाला ग्रुप हो गया, जहां पे दूसरा और पहला ये दोनों मिलाए जा रहे हैं। ठीक है। गुण संधि में क्या था, पहला और दूसरा था, 1 to 12 था, ये हमारा 21 है, यहाँ पे दूसरे से पहला मिलाया जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर यड़ संधि होगी। ऊ को अगर अ से मिलाएंगे तो ऊ अ, अगर आप देखें ऊ अ, कुछ ऐसा सा नहीं निकल रहा, व, ऊ अ, फिर ऊ अ, तो ये भी व निकल रहा है, ऊ अ, व, व ही निकल रहा है। अगर हम ऊ से बड़े आ को मिला दें, ठीक है, ऊ से बड़े आ को मिला दें, ऊ आ, तो वाह, वाह जैसी ध्वनि निकल रही है। बड़े ऊ को भी बड़े आ से मिला दें तो भी वाह जैसी ध्वनि निकल रही है। ठीक है। बड़े ऊ को बड़े आ से वाह जैसी ध्वनि निकल रही है। ठीक है। ऊ को अ से मिला दें तो वह निकल रहा है, ऊ को बड़े आ से मिला दें तो वाह निकल रहा है, ऊ आ। ठीक है। ऊ आ, आप बोल करके देखिए, स्वर जैसे ही निकालेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि किस किस व्यंजन की तरफ ये ले जा रहा है, कौन सा अक्षर बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिला के ठीक से देखूं तो कौन से अक्षर की ओर ये इंडिकेट करता है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो संधि होती है ये यड़ संधि होती है। इसके भी एग्जाम्पल मैंने, और ये भी एक चीज देख लीजिए, री को अ से मिलाया तो अर बनेगा, री को बड़े आ से मिलाया तो भी अर ही बनेगा, बस वो मात्रा बड़ी हो जाएगी अगर बड़ा आ कहीं पे आ रहा है तो। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ये है यड़ संधि का, अति धन अधिक, यहाँ पर ई और अ ये मिलके य बने हैं, तो ये क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। इति धन आदि, इत्यादि हो गया, ई प्लस आ ये या बना देंगे, अभी हमने पढ़ा, बड़ा वाला आ मिलेगा
तो या, वा, रिर, जो अर है वो आर इस तरह से बनेगा। जैसे मातृधन आनंद है, ये मात्रानंद है। ठीक है, आर आर, ठीक है, मात्रा, अर आ, अर के बाद आ बनेगा तो अर ही, लेकिन बाद में आ लग जाएगा अगर बड़ा आ आता है तो मात्रानंद। ठीक है, पितृधन अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, री प्लस अ अर हो गया पित्र, री प्लस अ र हो गया, और जहां पे आधा र आता है वहां पे ये त्र, ये वाला त्र जैसे आप देख रहे हैं, ये जो त्र बना हुआ है, इस तरह की चीज आपको करनी होती है, पितृ अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, सूधन अस्ति, उ प्लस अ व, सूधन अस्ति स्वस्ति। ठीक है, ये हो गया सूधन अस्ति स्वस्ति। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके यड़ संधि के रूप बनते हैं। निधन ऊन, न्यून, ये जो आपका बना है निधन ऊन, ई प्लस ऊ। ठीक है, ई प्लस ऊ, यू बन गया, य बन गया, कोई भी स्वर आ गया। बेसिकली अ और आ को तो हमने लिया है। कुल मिला के नियम यह है कि अगर ई के बाद कोई भी आ गया स्वर जो इससे अलग है, ई के बाद ऊ आ गया, तो भी यही बनेगा। ठीक है, निधन ऊन, न्यून। ठीक है, तब भी यही बनेगा, यू ऊ ही बनेगा, यह ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम समझाए गए हैं आप उन नियमों को तो याद रखिए ही, साथ ही आप सिंपली ये याद रखिए कि ई ऊ, इनमें भी आपस में अगर ई के बाद ऊ आ गया, ई के बाद कैपिटल ऊ आ गया, ठीक है, या ई कैपिटल ई के बाद ऊ आ गया, या कैपिटल ई के बाद कैपिटल ऊ आ गया, या इसका उल्टा बनाने लगे आप, तो भी नियम वही रहेगा। ऊ का व बनेगा, बड़े ऊ का आव बनेगा, ई का य बनेगा, बड़ी ई का आय बनेगा, या बनेगा, सॉरी या बनेगा। ठीक है, ईयू। ठीक है, तो ये ईयू, तो यहाँ पे जो ईयू है इसको भी या ही इसको भी जो है या ही बनाएगा ये। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखें ईधन, यहाँ पे अगर आप देखें ई प्लस ऊ य, तो ई के बाद चाहे कोई स्वर आ जाए बनना यही है, यही नियम है। ई के बाद ऊ आ गया या आ गया, बनना वही है। ई के बाद कैपिटल आ गया या कैपिटल ऊ आ गया तो या बनना है, बनना वही है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार अभ्यास कीजिए। ठीक है, ई के बाद कोई स्वर, ई ई उ री के बाद कोई स्वर, तो कुल मिलाकर के ये तो एग्जाम्पल के लिए आपने देखा था। बेसिकली ये अगर आप लें ई ई उ यहाँ इसके बाद अगर आप देखें तो कोई स्वर, कोई अन्य स्वर, ठीक है, कोई अन्य स्वर भी आवे तो ई का य होना है, बड़ी ई का या होना है, ऊ का व होना है, बड़े ऊ का वा होना है, और री का अर रहना ही है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इनको भी आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, क्योंकि बिना इसके आपको याद नहीं होंगे, ये याद करना ही नहीं पड़ता। आप इसको प्रैक्टिस में जब ले आएंगे तो अपने आप वो नियम आपको याद हो जाएंगे। रोज कुछ ना कुछ अभ्यास कीजिए। कभी यड़ संधि पढ़ रहे हैं तो यड़ संधि पढ़ते पढ़ते आप चले जाइए वहां पर शब्द रूप में चले जाइए, शब्द रूप पढ़ते पढ़ते धातु रूप में चले जाइए। तो जो कुछ आपने पढ़ा है उसे बार बार मिक्स करके उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवाइज करने का यही तरीका होता है। आप ऐसा मत करिए कि हाँ आज ये रिवाइज कर रहे हैं तो संधि चल रही है तो संधि ही चल रही है ना। आप संधि पढ़िए, संधि पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद अगर आपको लगे कि यार एक जैसा हो रहा है, तो माइंड हमारा तभी चैलेंज होता है, तभी कंसंट्रेशन बढ़ती है जब उसको कोई चैलेंज करता है। और चैलेंज कैसे होता है? जैसे ही आप चीज़ों को बदल देते हैं। आप जैसे ही चीज़ों को बदलेंगे वैसे ही उसमें डायनेमिसिटी बनी रहेगी, उसमें रुचि बनी रहेगी आपके दिमाग में। जैसे ही आप कोई नई चीज़ पढ़ते पढ़ते थक जाएं, आपको लगे कि यार काफ़ी हो गया, आप कोई पुरानी चीज़ उठा लें और उसको रिवाइज करें, रिवाइज करें उसको। क्योंकि वो क्या होगी, वो आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालेगी जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। और आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ने में अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि एक याद आपकी उस टॉपिक को लेके है, वो याद आपके दिमाग में है, वो याददाश्त में है आपके। तो जैसे ही आप उसको निकालना शुरू करोगे तो वो बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से आपके सामने आएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगी। आपका जो माइंड है वो भी स्टेबल होगा। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन फिर से नई चीज को सीखने के लिए बढ़ जाएगी। तो जैसे ही रिवाइज करके वापस आप नई चीज जो पढ़ रहे थे उस पे आएंगे ना, तो आपको फिर से अच्छा सा महसूस होगा। तो ऐसे रिवाइज करा करिए। ठीक है, आधे घंटे से ऊपर किसी भी नए टॉपिक पे आप फोकस नहीं कर सकते। आप आधे घंटे तक नए टॉपिक पे फोकस करिए। उसके बाद क्या करिए कि आधे घंटे के बाद आपको लगे कि उबन हो रही है इस नए टॉपिक में, वो लगेगा ही। 25 मिनट 30 मिनट से ज्यादा आप किसी नए टॉपिक पे फोकस नहीं कर सकते, इसको आप समझ लीजिए। और जैसे ही अगर आपने कोशिश करी भी तो आपको महसूस होगा कि अब आपका दिमाग ना कुछ खींच सा रहा है आपको कि भाई रुक जा,
मतलब अब थक रहा है आपका दिमाग, अब आपका ऐसा आपको फील होगा। तो अगर ऐसी फीलिंग हो उससे पहले ही 25 मिनट होते ही किसी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई भी पुराना टॉपिक आप उठा लीजिए उससे जुड़ा हुआ, और उसको रिवाइज कर लीजिए। 5-6 मिनट दीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिए, देख के ही रिवाइज कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि अपने दिमाग पे जोर डालें, आप उसे देखिए, देख करके रिवाइज कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए कॉपी पे जो है पेन का यूज करके, ठीक है, कुछ भी करके आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको देखिए, वापस लिख लीजिए, देख के ही लिख लीजिए। मनन करिए उसका कि हाँ मुझे याद है कि नहीं। अगर नहीं याद आ रहा तो घबराइए नहीं कि अरे मैं तो भूल गया। नो, किसी तरह से कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करने के लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। हम याद करने के लिए नहीं बने हैं, हम सिर्फ अभ्यास करने के लिए बने हैं। जिस चीज का अभ्यास करते हैं उसी चीज में हम परफेक्ट हो जाते हैं, दैट्स इट, यही है। काम करना भी एक अभ्यास है, जो जिसे हम अनुभव कहते हैं ना, कि काम का अनुभव है, वो कुछ और नहीं है। एक ही काम को लगातार बार 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 कई तरीकों से करते जाने का, नई चीजें सीखते जाने का, बार बार आने का, वो जो सामने अभ्यास किया जा रहा है वो सामने लेकर के आता है अनुभव को आपके अनुभव को बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए आपको अभ्यास करना चाहिए रेदर देन कि आप किसी चीज को याद करें। अब आप देखिए अयादि संधि। अयादि संधि बहुत सिंपल है। ए ओ ओ, अगर ए ओ ओ के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो ए का आय हो जाएगा, आय का आय हो जाएगा, जो ओ है तो अब हो जाएगा, अगर औ है तो आव हो जाएगा। तो अय आय अब आव, यही याद रखिए। और जो पहला वाला है ना, ए प्लस अ, इसी से आप इस संधि का नाम याद रखिए, अयादि। अय आ गया ना, अय, इसी से आप याद रखिए कि ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, ए प्लस अ आय, आय प्लस अ आय, ओ प्लस अ अव, और औ प्लस अ आव, यही होगा। यही सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा रूल है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके अयादि संधि के। ये रहा ने धन अन, यहां पर ए और अ ये मिला तो क्या बनेगा, अय बनेगा, नयन। नय धन अख, तो नय कैपिटल है, बड़ा है, तो ना, नाय आय, ये हो गया तो नाय। न आय, नायक हो गया, ये नय धन अख, नायक हो गया। ओ के बाद अ आए या बड़ा आ आए, ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, बड़ा आ भी आपको कंसीडर करना है। बड़ा आ भी आए तो भी आव ही होगा, छोटा आ आए औ के बाद तो भी आव ही होगा, और यही सब पे लागू होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। पोधन अन, ओ और अब हो जाएगा, तो अब होने की वजह से पवन हो गया। पौधन अन पौवन हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको पहचानना हो एग्जामिनेशन में, तो आप बीच वाले जो ध्वनि है उसको पकड़िए। बीच वाली जो ध्वनि है, जैसे नयन अयन, नयन अयन, यह हो रहा है, नायक आय, पवन अव, पवन पाव, ठीक है, आव, ठीक है, आव, इस तरह से आ रहा है। तो जहां पे आय आय अव आव आए, बीच में ध्वनि अगर आय आय अव आव की निकले, बस आपको ध्वनि पे ध्यान देना है जो बीच में आ रही है। नयन, नय अयन, नयन। तो ये जो यह आ रहा है छोटा वाला, उसको आप देखो समझो, और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अयादि संधि। नेधन अन नयन, नय धन अक नायक, पोधन अन पवन, पौधन अन पवन। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज समझने के बाद आई होप कि आपको स्वर संधि पूरी क्लियर हो गई होगी। अपने आप इन रूल्स को बार बार पढ़िए। दीर्घ संधि का बहुत सिंपल सा, यड़ संधि के भी बहुत सिंपल से रूल हैं। ई उ के बाद कोई स्वर आए, ये केवल समझाने के लिए अ और आ लिया था, लेकिन ई के बाद उ आए, ई के बाद कैपिटल उ आए, तब भी रूल वही है, ई का य ही बनेगा, और ई का जो अगर आप बड़ा वाला उ मिलाएंगे तो या ही बनेगा। ठीक है, ये नियम है सीधा सा, आपको इसी नियम को फॉलो करना है। और जब भी आप संस्कृत लिखेंगे, लिखने के केस में आपको यही रूल याद होने चाहिए। अगर आप दो शब्दों को मिलाना चाह रहे हैं तो जहां दो शब्द मिल रहे हैं उन वर्णों को देखिए, और उन वर्णों के मिलन करा के देखिए कि क्या ये मिलन किसी विशेष संधि को, जो कि एक वैलिड यानी कि एक सही संधि का एग्जाम्पल है, उसमें फॉल करती है। अगर वो उसमें फॉल करती है, अगर आपको एक वैलिड सही संधि लगती है कि हाँ इस संधि से रिलेटेड नियम मैंने पढ़ा है और इस संधि का ये नाम है, तो उस केस में ही आप वो दो शब्द मिलाइए, नहीं तो कृपा करके ना मिलाइए, नहीं तो संस्कृत आपकी लिखी हुई गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे संधि का महत्व है। कैसे पहचानेंगे, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आई होप कि आप आपको समझ में आ गया होगा कि पहचानना कैसे है। सोचना कुछ नहीं है, केवल अभ्यास कीजिए। आय आय अव आव ये याद रखिए। ठीक है, बीच में जो मात्रा आ रही है उसका जो उच्चारण आ रहा है
है उसे ध्यान दीजिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि है। अगर आपने इस वीडियो को और इसके पिछले वीडियो को ठीक से देखा है तो स्वर संधि से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी गलत नहीं होने वाली। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये संधियां याद रख सकते हैं। व्यंजन संधि हम इसके बाद पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा कि एक ही जो आपका लेक्चर है उसमें मैं सारी व्यंजन संधियां कवर कर दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। कोशिश करूंगा कि सारी अगर कवर हो जाती हैं तो लेकिन संधि जैसे ही पूरी होगी वैसे ही हम फिर से भगवत गीता के 2-3 श्लोक उठाएंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उसमें शब्द रूप और धातु रूप सब मिक्स करके देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन हुआ है यहाँ पे, शब्द रूप धातु रूप का किस तरह से ये शुद्ध रूप में लिखी गई है संस्कृत यहाँ पे, वो सब चीजें हम समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे समास। समास पढ़ने के बाद, संधि समास पढ़ने के बाद चीजें काफी हद तक कवर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में संस्कृत में मैं नहीं जाने वाला। 30 वीडियो के आसपास हो चुकी हैं, 40 वीडियो के आसपास हम इसमें बनाएंगे संस्कृत में। और संस्कृत हमारी संधि समास और ये सारी चीजें जो कारक हैं आपके, जो दूसरी चीजें हैं उनके साथ पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो हिंदी का ग्रामर है उसको भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। जो छंद वगैरह हमने पढ़े थे हनुमान चालीसा के समय में वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो मैं अलग ही कवर करना चाहूंगा। तो संधि समास कारक और विभक्ति वगैरह आप पढ़ ही चुके हैं। तो इन सब चीजों के बाद हमारी जो संस्कृत की जो लेक्चर्स हैं उसमें गिने चुने टॉपिक्स रह जाएंगे समास के बाद। तो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं यहाँ पर आपके सामने रख दूंगा। बट अब आप संस्कृत का सिलेबस खुद देख करके, आप जो है संस्कृत का सिलेबस, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं एग्जाम दे रहे हो या फिर आपकी रुचि है संस्कृत में और पूरा सिलेबस देख के आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस आपका तैयार हो चुका है। मेरा पर्पस संस्कृत के वीडियो बनाने का ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज पढ़ा दूं संस्कृत के व्याकरण की। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट संस्कृत के ग्रामर का क्लियर कर दूं। ठीक है। इसका जो क्रक्स है, जैसे हम पढ़ते हैं ना उसमें अष्टावक्र गीता में और भगवत गीता में, हर बार मैंने एक जो है वो बनाया है, एक सर्किल सा बनाया है, ऊपर परा दिखाई है, नीचे अपरा दिखाया है, फिर उसके बाद शरीर के 5 कोष बनाए हैं। और लगभग हर वीडियो में मैंने उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट किया है कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए। अब इतनी बार रिपीट कर दिया है हर वीडियो में कि अब वो आपको पता ही चल गया है कि हाँ यही मेन चीज़ तो मुझे पता होनी भी चाहिए, उसके बाद ही बात बनेगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको चीज़ें बेसिक जो क्रक्स पता लग जाता है ना, तो उसके बाद आप जो आपका संस्कृत का ग्रामर है वहां पर भी आप बहुत सी चीजें अपने आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मेन चीज है प्रैक्टिस करते रहिए। तो बेसिक कोशिश मेरी यही होगी कि रैदर दैन कि मैं आपको ग्रामर के अलग अलग रूल्स पढ़ाऊं, आप ग्रामर का सिलेबस खुद देखिए, खुद समझिए। और हम लोग क्या करें वीडियोस में, हम क्या करें कि नए नए श्लोक उठाएं, नई नई कहानियां जो कि संस्कृत में लिखी हैं वो उठाएं, और किस तरह से वो लिखी गई हैं और वो जो शब्द हैं वो क्यों किस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, भूतकाल में था, भविष्य काल में था, किस काल का शब्द इस्तेमाल किया गया है, कौन सी विभक्ति इस्तेमाल की गई है, कौन सा शब्द रूप इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। ये सारी चीजें हम देखें तो हमें ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि संस्कृत हमें पढ़ना समझना सीखना है। बाकी जो ग्रामर है उसका बेस आपका तैयार हो चुका है। अब आप संस्कृत ग्रामर का सिलेबस उठाइए, जो पढ़ना चाहे सो पढ़िए, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन मैं समास और कारक ये जब चीजें जो हैं ये तो मैं जरूर पूरी करवाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले वीक में हम फिर से, अगले हफ्ते में हम संस्कृत को लेकर के नए वीडियो अब लाएंगे, क्योंकि अब इस वीक में, इस हफ्ते में संस्कृत को लेकर के जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसका कोटा पूरा हो चुका है, 3 हो चुके हैं। अब कोटा बाकी बचा है आपके अष्टावक्र गीता का, तो 3 वीडियो अष्टावक्र गीता की भी इस वीक मुझे डालनी है। तो इसलिए अब कल से जो वीडियो डालूंगा इस बचे हुए हफ्ते में वो अष्टावक्र गीता की होंगी। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, और आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे संस्कृत के ये वीडियो। अगर नहीं आ रहे हैं तो भी बताइए, आ रहे हैं तो ही बताइए कि इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, क्या और मैं इसमें पढ़ा सकता हूँ। हालांकि मैंने कहा कि मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि संस्कृत में कोई और चीज़ आपको पढ़नी है तो आप बेझिझक आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।